बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, होम्योस्टैसिस का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 31। ग्रीन वेजिटेबल्स एंड टोमेटोज में कास। अगर ग्रीन वेजिटेबल और टोमेटोज का कसरत से इस्तेमाल किया जाए तो उसके नतीजे में क्या प्रॉब्लम आ सकती है? तो इट इज द हाइपर ऑक्सीलूरिया, क्योंकि इनके अंदर ऑक्सीलेट्स बड़ी मिकदार में मौजूद होते हैं, जिसके नतीजे में हाइपर ऑक्सीडोरिया का प्रॉब्लम हमें देखने में मिलता है। हाइपर ज्यादा, ऑक्सलेट से ऑक्सल और यूरिया का मतलब है यूरिन। यानी अगर यूरिन एनालिसिस किया जाए तो ऐसे लोगों के यूरिन में हमें ऑक्सलेट्स की मिकदार नॉर्मल से ज्यादा मिलेगी, और ये इंडिकेट करेगी कि कहीं बॉडी के अंदर भी ये ऑक्सलेट्स बाहर से ऐड ज्यादा हो रहे हैं। और हाइपर ऑक्सीलूरिया के साथ अगर हाइपर कैल्सीमिया भी हुआ तो कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। किडनी स्टोन काजेस। किडनी स्टोन क्या करता है? किडनी में पैदा होने वाला स्टोन दरअसल यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन काज करता है। यानी जब ये या तो पैलिस के अंदर जमा हो जाए तो पैलिस में रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, या वहां से अगर ये मूव करते हैं यूरिनरी ब्लैडर में, सॉरी यूरिटर की तरफ, तो यूरिटर के अंदर ये यूरिटर को ऑब्स्ट्रक्ट करने की वजह बनते हैं, उसे ब्लॉक करने की। अब उसकी ब्लॉकेज के बाद फर्दर क्या होता है? वहां पे इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है, वहां पे कह ले इन्फेक्शन हो सकती है। लेकिन इन्फेक्शन के लिए जाहिर है कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहिए। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है बिलफर्स तो इन्फेक्शन नहीं होगी। इन्फ्लेमेशन डैमेज के नतीजे में है। स्टोन ने इनिशियली फकत ये किया कि उसने यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन काज की है, तो आगे क्या होगा वो फिर बात की बात है। Question number 33. Excretion is the removal of waste of metabolism. Definition. डाइजेस्टिव वेस्ट क्योंकि एक्सक्रीशन नहीं कहलाते, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर नहीं आएगा कि एनी टाइप ऑफ वेस्ट। इट मस्ट बी वेस्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। ये नाइट्रोजनस भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते। क्वेश्चन नंबर 34. यूरिट्रल orifices allow the entry of urine from यूरिट्रल ऑरिफिस। ऑरिफिस कहते हैं ओपनिंग को। यूरिट्रल ऑरिफिस का मतलब यूरिटर की ओपनिंग। यूरिटर की ओपनिंग जो हमें नजर आती है वो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। अपने डायग्राम देखें तो जी बेटा, ये है डायग्राम उनके अंदर चैप्टर नंबर 15। तो यूरिनरी ब्लैडर, दिस इज यूरिनरी ब्लैडर। इस ब्लैडर के अंदर यूरिटर यहाँ पर ओपन हुआ है। तो यहाँ पर ये आप देखें लेफ्ट साइड पे यूरिट्रल ऑरिफिस। अब यूरिट्रल ऑरिफिस, दरअसल इसको बड़ा करके देखें तो यूरिट्रल ऑरिफिस किस जगह पे? यहाँ पर और यहाँ पर। यानी ये जो यूरिटर है ये बैक साइड से आकर दरअसल यहाँ ओपन हो रहा है। तो ये इस जगह पे ओपन नहीं होते, ये यहाँ पर। तो यूरिट्रल ऑरिफिस, ओपनिंग ऑफ यूरिटर। तो ओपनिंग ऑफ द यूरिटर, यूरिट्रल ऑरिफिस से क्या मूवमेंट होगी? तो यूरिट्रल orifices अलाउ द एंट्री ऑफ यूरिन फ्रॉम। अब यूरिन कहाँ से एंटर हो रहा है? यूरिन एंटर हो रहा है फ्रॉम यूरिटर इनटू द ब्लैडर। अबाउट 200 ml वाटर इज नीडेड टू एक्सक्रीट। तकरीबन 200 ml पानी दरकार होगा ताकि एक्सक्रीट किया जा सके। अब यहाँ पे हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन दरकार है, पहले हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन भी। 200 ml water is needed to excrete। अब 200 ml वाटर, अगर हम यूरिया की बात करें तो बुक डिस्क्राइब करती है कि 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ यूरिया विल रिक्वायर 50 ml वाटर। अब अगर हम इसका मतलब ये निकाल लें कि 50 ml वाटर यूरिया के लिए चाहिए, तो फिर तो 4 ग्राम के लिए 200 ml की बात बनती है। लेकिन असल डिस्क्रिप्शन ये नहीं है कि
1 ग्राम यूरिया के लिए 50 ml पानी दरकार है। बुक की स्टेटमेंट को जरा गौर देखें तो 1 ग्राम नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, यानी यूरिया में मौजूद 1 ग्राम नाइट्रोजन के लिए 50 ml दरकार है। तो 50 ml यूरिया के लिए नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन तो नहीं बनता। ऑप्शन सी को देखें, 200 ग्राम ऑफ यूरिक एसिड, 200 ग्राम ऑफ यूरिक एसिड। अब यहाँ पे अगर हम यूरिक एसिड का कह लें कि बात करें तो एक बात जो हमें बज़ाहिर लगती है वो ये कि 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड रिक्वायर 1 ml वाटर। अब 1 ml अगर 1 ग्राम यूरिक एसिड के लिए चाहिए होता तो फिर भी जवाब दुरुस्त होता, लेकिन वो 1 ग्राम यूरिक एसिड नहीं, 1 ग्राम नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड है, इसलिए ये ऑप्शन भी दुरुस्त नहीं बनेगा। ऑप्शन डी की तरफ आए, 0.5 ग्राम ऑफ अमोनिया नाइट्रोजन, 0.5 ग्राम ऑफ अमोनिया नाइट्रोजन। अमोनिया नाइट्रोजन का मतलब है नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, जब के अल्फाज डी हैं। एक्सक्रीशन इन डिफरेंट ग्रुप्स में अगर हम देखें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को तो यहाँ पर भी एक साइकिल है। साइकिल से पहले ये चैप्टर नंबर 15। तो 1 ग्राम ऑफ अमोनिया नहीं बल्कि 1 ग्राम ऑफ अमोनिया नाइट्रोजन, यानी 1 ग्राम नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। यही बात यूरिक एसिड के लिए है। तो यूरिक एसिड के अगर हम यहाँ पे चेक करें तो 50 ml ऑफ वाटर, सॉरी यूरिया के लिए 50 ml ऑफ वाटर फॉर इट्स 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, नॉट फॉर 1 ग्राम ऑफ यूरिया। तो ऑप्शन अल्फा भी इसलिए गलत था, ठीक है। और अगर यूरिक एसिड के लिए लिया जाए तो यूरिक एसिड के मामले में बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है। ओनली 1 ml ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू एलिमिनेट 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। अब 1 ग्राम यूरिक एसिड में 1 ग्राम नाइट्रोजन तो नहीं होते, तो इसलिए हम ये कहें कि 200 ग्राम यूरिक एसिड के लिए 200 ml पानी चाहिए होगा, तो दैट इज नॉट ट्रू, ठीक है। तो अच्छा, बात कर रहे थे ऑप्शन डी की। ऑप्शन डी में 0.5 ग्राम ऑफ अमोनिया नाइट्रोजन। अब 0.5 ग्राम ऑफ अमोनिया नाइट्रोजन को अगर हम लें तो कितना पानी दरकार होगा? 1 ग्राम के लिए 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया रिक्वायर्स 500 ml, यानी 500 ml है 1 ग्राम के लिए। तो 0.5 ग्राम के लिए 250 ml दरकार होगा ना, तो जबकि ऑप्शन तो 250 का नहीं है, इसलिए ये तो 200 ml है। ये जवाब भी दुरुस्त नहीं है। बाकी जो बचता है वो है 0.5 ग्राम ऑफ अमोनिया। आप कहेंगे ये कैसे है? तो बेटा यहाँ पे हम अमोनिया के अंदर हमने कैलकुलेट भी की थी परसेंटेज। अमोनिया के अंदर जो नाइट्रोजन की मिकदार है वो तकरीबन 80% है, यानी 17 ग्राम अगर अमोनिया हो तो उसमें 14 ग्राम नाइट्रोजन पाई जाती है, जो रफली उसका 80% बनती है। तो 80% इसका मतलब ये हुआ कि 1 ग्राम अमोनिया को अगर रिमूव किया जाए तो 1 ग्राम अमोनिया में क्योंकि 0.8 ग्राम नाइट्रोजन होगी, तो 0.8 ग्राम नाइट्रोजन के लिए कितना पानी चाहिए होगा? 0.8 ग्राम नाइट्रोजन के लिए पानी रिक्वायर होगा 400 ml। 1 ग्राम के लिए 500, और उस 1 ग्राम का चौथा हिस्सा 4/5 0.8 ग्राम नाइट्रोजन के लिए 400 ml। अब उस 400 ml का आधा कर दें तो 200 ml, तो इट इज 0.5 ग्राम ऑफ अमोनिया।
तो जिस तरह मैंने पहले भी क्लास में आपको समझाया था कि आपने कैलकुलेट करना है इसको, अगर अभी समझ नहीं गए तो आपने सबसे पहले अमोनिया अमोनिया में नाइट्रोजन की परसेंटेज निकालें, दैट विल बी अराउंड अबाउट 80%। और 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिक्वायर 500 ml, तो 0.8 ग्राम विल रिक्वायर 400 ml, and 200 ml will be required for ½ gram of ammonia। तो इसको जरा कैलकुलेट करके देखिएगा, तो जवाब होगा ½ ग्राम ऑफ अमोनिया। जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजनस वेस्ट आर जनरली द प्रोडक्ट्स ऑफ। नाइट्रोजनस वेस्ट गिवन ऑप्शन में तो कार्बोहाइड्रेट में तो नाइट्रोजन होती नहीं, ना ही लिपिड बेटा लिपिड के अंदर होती है, तो इट इज द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट अपीयर्स इन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट ग्लोमेरुलस की दीवार से फिल्टर होकर अपीयर होता है इन द रोमैन कैप्सूल। रोमैन कैप्सूल में अपीयर होने वाला जो फ्लूइड है वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहलाता है। डिहाइड्रेशन ऑफ बॉडी रिजल्ट्स इन, बॉडी में अगर पानी की कमी हो जाए तो उसका नतीजा क्या होगा? जिसम में पानी कम होगा तो जाहिर है ब्लड वॉल्यूम भी कम होगा। जब ब्लड वॉल्यूम कम होता है तो ब्लड प्रेशर भी कम होगा। और जब पानी कम हो जाए यानी सॉल्वेंट कम हो जाए तो सल्यूट की मिकदार कंपैरेटिवली बढ़ जाती है, तो रेज्ड ब्लड ऑस्मोलैरिटी। जब ऑस्मोलैरिटी बढ़ी तो हम इसे कहेंगे कि जो सोल्यूशन है बॉडी का, जो ब्लड है, वो हाइपरटोनिक हो गया। ठीक है, तो ऑल अबव इज ट्रू। Which of the following conditions stimulates the release of atrial natriuretic hormone from heart to speed up the sodium removal? इस कंडीशन में हार्ट से, हार्ट के एट्रिया से, एट्रिया से एक हार्मोन निकलता है जो नेट्रीयूरेटिक है। नेट्रीयूरेटिक का मतलब है, नेट्री मीन्स सोडियम, यूरेटिक यूरिन के अंदर सोडियम ज्यादा मिकदार में रिलीज होना शुरू हो जाएगा इस हार्मोन के अंडर इफेक्ट। हार्ट से निकलने वाला हार्मोन जो कहलाता है एट्रियल नेट्रीयूरेटिक हार्मोन, एब्रिविएट करते हैं ANH के साथ। ठीक है, तो एट्रियल नाइट्रोटिक हार्मोन कब निकलेगा? दरअसल अगर ब्लड के अंदर, ब्लड का वॉल्यूम ज्यादा हो, और वॉल्यूम ज्यादा कैसे होता है? लूप ऑफ हेनले में जितना ज्यादा सोडियम रीअब्सॉर्ब होगा उतना ज्यादा पानी रीअब्सॉर्ब होगा। जब पानी रीअब्सॉर्ब होगा तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा। जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है तो हार्ट ज्यादा फिल होता है। और असूल ये है कि हार्ट के चैम्बर जितने ज्यादा फिल अप होते हैं, यानी जितने ज्यादा वो एक्सटेंड होते हैं, उसी पावर के साथ वो फिर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और इस तरह ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो जब ब्लड प्रेशर एक हद से बढ़ने लगे तो हार्ट खुद एक हार्मोन सिक्रेट करता है जिसका नाम है ANH। ये एट्रिया से निकलने वाला हार्मोन नेट्रीयूरेटिक है अपनी नेचर में, कि ये सोडियम जो कि वजह बन रहा है पानी के रीअब्सॉर्ब होने की, उस सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन को कम करेगा। और जब सोडियम रीअब्सॉर्ब नहीं होगा तो यूरिन की शक्ल में पास आउट होता है। जब यूरिन में सोडियम रीअब्सॉर्ब नहीं होगा, रिमूव होगा, तो पानी भी रिमूव होगा। और जब पानी भी रिमूव होगा तो ऑटोमेटिकली ब्लड वॉल्यूम कम होगा। ब्लड वॉल्यूम का कम होना ब्लड प्रेशर को कम कर देगा। तो इस तरह किडनीज ब्लड प्रेशर के अंदर भी एक रोल प्ले करते हैं, और हार्ट भी अपने हिफाजती इकदाम के तौर पर रिलीज करता है ANH। तो ये कंडीशन है हाइपर नेट्रीमिया की, कि जब ईमिया ब्लड, नेट्रियम सोडियम, हाइपर, जब ब्लड में सोडियम की मिकदार ज्यादा हो जाए तो ANH रिलीज होकर उस सोडियम को यूरिन में रिमूव होने का सबब बनता है। रीनल कैप्सूल सराउंड्स एंड प्रोटेक्ट, रीनल कैप्सूल किडनी के गिर्द है। एडिशन ऑफ अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड विद ऑर्निथीन रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ सिट्रोलिन, यूरिया साइकिल से आप आसानी से देख सकते हैं। रीअब्जॉर्प्शन इन नेफ्रॉन फॉर ऑस्मोरेगुलेशन स्टार्ट्स फ्रॉम, अब रीअब्जॉर्प्शन नेफ्रॉन के अंदर किस मकसद के लिए? ऑस्मो रेगुलेशन के लिए। तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल के अंदर जो फंक्शन है वो एक्सक्रीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ये बॉडी की जरूरत की चीजें वहां पे रिअब्सॉर्ब कर ली जाती हैं, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, वहां पर
जो पानी मौजूद है वो पानी सल्यूट के पीछे पीछे ऑस्मोटिकली रीअब्सॉर्ब तो होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि जिस्म में अगर पानी की कमी हो तो वो ज्यादा रीअब्सॉर्ब हो जाए, या जिस्म में पानी ज्यादा अवेलेबल हो तो वो रीअब्सॉर्ब ना हो। तो अगर ऐसा होता तो हम कहते हैं कि प्रॉक्सिमल पार्ट के अंदर भी ऑस्मो रेगुलेशन हो रही है। दरअसल ऑस्मो रेगुलेशन का फंक्शन स्टार्ट होता है लूप ऑफ हेनले से, जहां पर बॉडी में मौजूद पानी की मिकदार को बेस करते हुए दो हार्मोन यानी एल्डोस्टेरोन और एडीएच वो रिलीज होते हैं, और रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम के जरिए से पानी को इनडायरेक्टली और एडीएच के जरिए से डायरेक्टली पानी की रीअब्जॉर्प्शन को कंट्रोल करते हैं। तो रीअब्जॉर्प्शन इन नेफ्रॉन स्टार्ट्स फ्रॉम लूप ऑफ हेनले, और लूप ऑफ हेनले यानी डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से लेकर कलेक्टिंग डक्ट तक तमाम पार्ट्स में ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन हुआ करता है, जबकि प्रॉक्सिमल के अंदर सिर्फ एक्सक्रीटरी पॉइंट ऑफ व्यू से रीअब्जॉर्प्शन होती है। Which correctly trace the path of urine? Path of urine renal pelvis से यूरेटर में आएगा, वहां से ब्लैडर में जाकर यूरिथ्रा के जरिए से पास आउट हो जाएगा। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स आर सराउंडेड बाय, कॉर्टिकल नेफ्रॉन के गिर्द कौन सा कैपिलरी नेटवर्क है? उसके गिर्द है पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। ग्लोमेरुलस के गिर्द तो नेफ्रॉन ने उसको कवर किया हुआ है बोमैन कैप्सूल की शक्ल में। वो कैपिलरीज का नेटवर्क जो नेफ्रॉन को एनसर्कल करते हैं वो दो हैं, वेजा रेक्टा और पेरिट्यूबुलर। बात हो रही है कॉर्टिकल की, तो कॉर्टिकल में वेजा रेक्टा नहीं पाई जाती। 45, a cell with active osmoregulatory system will remain intact, no net change if kept in। एक ऐसा सेल जिसका ऑस्मोरेगुलेटरी सिस्टम एक्टिव है यानी काम कर रहा है, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर उसको रखा जाए कहाँ पर, किसी भी मीडियम में रख दिया जाए, क्योंकि उसका ऑस्मोरेगुलेटरी सिस्टम एक्टिव है। और उसका मकसद ही ये है कि चाहे बाहर एनवायरनमेंट हाइपरटोनिक हो या हाइपोटोनिक हो, वो इंटरनल को चेंज ना आने दे या आने वाले चेंज को कैंसिल कर दे। जैसे कि चैप्टर नंबर 15 के थर्ड पेज के ऊपर बैलेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट्स इन द बॉडी जो टॉपिक है, इसमें आप ये तीन डायग्राम देखते हैं। इन तीन डायग्राम्स के अंदर तीन कंडीशंस का तस्करा किया है, लेकिन साथ ही जो नीचे डिस्क्रिप्शन है इसको जरा आप पढ़ें तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट बाकायदा मौजूद है कि सेल के अंदर जो शेप का चेंज है ये कब आएगा? रिस्पॉन्सेज टू द सेल टू वेरियस एक्सटर्नल एनवायरमेंट्स, डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन विदाउट एनी रेगुलेशन। विदाउट एनी रेगुलेशन आपको ये फर्क पड़ता नजर आएगा। सेल टर्जिड हो जाएगा, सेल श्रिंक होगा, लेकिन विद कंट्रोल सिस्टम, अगर कंट्रोल सिस्टम मौजूद हो तो फिर क्या होगा? द सेल रिमेन्स इन नॉर्मल स्टेट डिस्पाइट डिफरेंसेस इन द इंटरनल टू एक्सटर्नल एनवायरमेंट्स। यानी अगर इन सेल के अंदर एक्टिव ऑस्मोरेगुलेटरी सिस्टम हो जो फाइट करे तो फिर कोई चेंज नहीं आया करता। तो ठीक है जी। तो ए सेल विद एक्टिव ऑस्मोरेगुलेटरी सिस्टम विल रिमेन इंटैक्ट। इसको चाहे आप हाइपोटोनिक में रखें, हाइपरटोनिक में रखें या आइसोटोनिक में रखें, ये अपने आप को मेंटेन करेगा। अलबत्ता जाहिर है मेंटेन करने की एक हद होती है, कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं है कि आखिरी हद तक किसी भी चीज को रेजिस्ट कर सके। क्वेश्चन नंबर 46, द इनर लेयर ऑफ Bowman's capsule comprises of cells called dash which wrap around the glomerular capillaries। जो बोमैन कैप्सूल की इनर लेयर है वो मुश्तमिल है दरअसल पोडोसाइट्स के ऊपर। ये पोडोसाइट्स स्पेशल टाइप के सेल्स हैं जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी नेटवर्क के गिर्द मौजूद होते हैं। डायग्राम इसके अंदर भी
ये बेटा, ये डायग्राम पोडोसाइट्स। तो ये जरा गौर से देखिए, ये डायग्राम, ये जो सेल है पोडोसाइट सेल बॉडी, ये सेल कैपिलरी नेटवर्क के गिर्द बाकायदा किस तरह से इसने उसको जकड़ा, ठीक है। तो पोडोसाइट, तो ग्लोमेरुलस की गिर्द ये पोडोसाइट्स मौजूद होते हैं, ये पोडोसाइट्स उसको कवर किए होते हैं। डायग्राम पहले मैं आपको शेयर कर दूंगा, जो ज्यादा वाज़ेह है इस वक्त ध्यान में नहीं रख, यानी इधर देखें, तो उस डायग्राम के अंदर हम थोड़ा सा उसको वाज़ेह देख सकते हैं कि ये है इफरेंट आर्टेरियोल, ये है एफरेंट आर्टेरियोल, और ये आर्टेरियोल यहाँ से अंदर आए तो ये कैपिलरी नेटवर्क है। इस कैपिलरी के अंदर हमें ये हटाकर ऊपर से देखें तो सेल नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर दरअसल ये पोडोसाइट्स है, ये पोडोसाइट्स हैं जिसने कैपिलरीज को कवर किया हुआ है। तो पोडोसाइट्स इनर मोस्ट में है। ये पोडोसाइट का क्वेश्चन पहले भी कह लें कि एंट्री टेस्ट में शायद 2 मरतबा आ चुका है। तो सबसे इनर लेयर जो बोमैन कैप्सूल की है वो मुश्तमिल है पोडोसाइट पर, और इन्हें पोडोसाइट इसलिए कहते हैं कि इनके एक तरह से पाँव होते हैं जो जकड़ते हैं, कवर करते हैं ग्लोमेरुलर वेसल्स। Question number 47. If the diameter of afferent arteriole is increased and that of efferent renal arteriole is decreased, अगर efferent arteriole का डायमीटर इंक्रीज कर दिया जाए और efferent का डिक्रीज कर दिया जाए, अब efferent और efferent के डिक्रीज करने का मतलब कि जिससे ब्लड आ रहा है उसका तो डायमीटर बढ़ा दें ताकि ज्यादा ब्लड आए, लेकिन जिससे ब्लड आगे जा रहा है उसको अगर हम क्लोज करते हैं, यानी वेजो कंस्ट्रिक्शन जिसको सादा लफ्जों में कहते हैं, तो वो कर दी जाए तो फिर उसका नतीजा क्या होगा? तो उसका नतीजा यकीनन ये होगा कि पीछे से ज्यादा ब्लड आएगा, और जब आगे नहीं जा पाएगा तो वो जमा होगा, और जमा होने की सूरत में फिर क्या होगा, वहां पे प्रेशर बिल्ड होगा। ये तो एफरेंट आर्टेरियोल से ब्लड आया, इसको डाइलेट कर दिया तो ज्यादा ब्लड यहाँ पे आया। अब ये ज्यादा ब्लड यहाँ पे आ गया, अब आगे जाने का रास्ता आप कंस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये जमा हो जाएगा। जमा होने के नतीजे में यहाँ प्रेशर बढ़ेगा, और जब प्रेशर बढ़ेगा तो फिल्ट्रेशन की जो कह लें कि रफ्तार है वो भी बढ़ जाएगी। तो ज्यादा प्रेशर के नतीजे में यहाँ पर ज्यादा फिल्ट्रेशन प्रेशर डेवलप होगा, और फिल्ट्रेशन विल बिकम फास्टर। Question number 48. In case of peritoneal dialysis, the blood is filtered within the abdomen. एब्डोमेन के अंदर पेरिटोनियल डायलिसिस की जाती है नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करने के लिए। विच वन इज सेलेक्टिव प्रोसेस? सेलेक्टिव प्रोसेस का मतलब सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्व। अब अगर हम प्रेशर फिल्ट्रेशन की बात करें तो यहाँ भी सिलेक्शन है, यानी कैसे? क्या आरबीसी वहां से निकलते हैं, क्या लार्जर प्रोटीन वहां से निकलती हैं? जब तमाम को बराबर मौके नहीं मिल रहे तो इसका मतलब है कि इट इज सेलेक्टेड, ठीक है। डिफरेंशियल फर्क है कि किसी को अलाउ किया जा रहा है, किसी को नहीं। तो यहाँ पर जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, ये क्रिएट हो रहा है फिजिकली एक फिल्टर के जरिए से। यानी एक फिल्टर है, फिल्टर पेपर, उसमें जो साइज है पोर का वो एक खास साइज के मॉलिक्यूल को गुजरने देता है और बाकी को नहीं गुजरने देता। तो फिल्टर पेपर अपने पोर साइज के जरिए से दरअसल सेलेक्ट करता है कि कौन सा मॉलिक्यूल गुजरेगा, कौन सा नहीं गुजरेगा। तो जो प्रेशर फिल्ट्रेशन है वो भी सेलेक्टिव है, ठीक है। जो एक्टिव सिक्रीशन है वो भी सेलेक्टिव है, हर चीज सिक्रीट नहीं की जाती, कुछ खास चीजें एक्टिवली सिक्रीट की जाती हैं। इसी तरह जो एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है ये भी सेलेक्टिव है। ये क्यों सेलेक्टिव है? ग्लूकोज को रीअब्जॉर्ब किया जा रहा है लेकिन वेस्ट को रीअब्जॉर्ब नहीं किया जाएगा एक्टिवली, तो एनर्जी वहीं पे खर्च की जाएगी जिसकी जरूरत है। तो दीज और ये चारों तीनों के तीनों प्रोसेस दरअसल सेलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को कह लें कि अलाउ करते हैं मूव करने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ लूप ऑफ हेनले? लूप ऑफ हेनले का मेन फंक्शन है क्या? लूप ऑफ हेनले वाटर की कंजर्वेशन में इन्वॉल्व है। अब ऐसा क्यों? इसलिए कि अभी हमने पहले बात की थी कि ये ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन करते हैं, और ये ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन भी वो करते हैं जिसमें पानी को कंजर्व करना। क्योंकि ज्यादातर जो नेफ्रॉन्स हैं वो है कॉर्टिकल, 85% ऑफ टोटल नेफ्रॉन्स आर कॉर्टिकल। और कॉर्टिकल के जरिए से फालतू पानी तो निकालना मुमकिन है, लेकिन जब बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाए, हाइपरटोनिक कंडीशन हो, तो फिर जरूरत पड़ती है पानी को कंजर्व करने की, रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाई जाए। तो वो रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाई जाती है लूप ऑफ हेनले, जो कि पार्ट है जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन का। तो इसको ब्लड सप्लाई की ही तब जाती है जब पानी को कंजर्व करना हो। तो लूप ऑफ हेनले दरअसल वाटर कंजर्वेशन का काम करते हैं। ह्यूमंस आर एंडोथर्मिक होम्योथर्म्स। ह्यूमंस एंडोथर्मिक हीट जनरेट करते हैं, और उस हीट को बॉडी के अंदर मेंटेन भी करते हैं, तो एंडोथर्मिक होम्योथर्म। वरना वो भी एंडोथर्मिक मैमल हैं जो एंडोथर्मिक होने के बावजूद होम्योथर्म नहीं बल्कि पाइक्यूलोथर्मी शो करते हैं। यानी कि बैट्स बैट्स हीट तो जनरेट करते हैं लाइक एंडोथर्मिक, लेकिन होम्योथर्म नहीं होते, क्योंकि वो 24 घंटे अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं करते। तो उनके लिए हेट्रोथर्म का टर्म इस्तेमाल की जाती है। बात, ह्यूमंस आर एंडोथर्मिक होम्योथर्म्स। क्वेश्चन नंबर 52। द टोटल हीट कंटेंट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू। बॉडी के अंदर टोटल हीट कितनी होगी, ये किस इक्वेशन के बराबर होगी? इक्वेशन अल्फा, मेटाबॉलिक हीट कितनी पैदा हुई, बाहर से कितनी हासिल हुई, और बाहर कितनी लूज कर दी। यानी हासिल कितनी हुई, टोटल है कितनी, कितनी बाहर निकल गई, तो जो रिमेनिंग होगी दैट विल बी इक्वल टू द बॉडी हीट कंटेंट। क्वेश्चन नंबर 53। शिवरिंग इन्वॉल्व्स। शिवरिंग, कपकपाहट, जो थर्मोजेनेसिस यानी हीट जनरेट करने का मैकेनिज्म है, तो इट इन्वॉल्व्स हीट जनरेशन। शिवरिंग के अंदर कोई हार्मोन इन्वॉल्व नहीं होता। शिवरिंग के जरिए मसल्स को हीट सप्लाई नहीं होती, बल्कि मसल्स हीट जनरेट करके बॉडी को सप्लाई करते हैं। 54। क्यूटेनियस वेजोडाइलेशन एंड स्वेटिंग हेल्प इन। स्किन में होने वाली वेजोडाइलेशन और फिर पसीना आना, ये हेल्प करते हैं लॉस ऑफ एक्सेसिव हीट। ह्यूमंस डोंट रिलाई ऑन। ह्यूमंस रिलाई नहीं करते थर्मो रेगुलेशन के लिए हीट लॉस ड्यूरिंग ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के दौरान हीट लॉस तो होती है, लेकिन हम ऐसा नहीं करते कि जिसम में ज्यादा हीट पैदा हो जाए तो उसको लंग्स के जरिए से रिमूव करना शुरू कर दिया जाए। लंग्स के जरिए लॉस ऑफ हीट होता है, लेकिन दैट इज नॉट ए रेगुलेटरी टूल। बॉडी उसे टूल के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकती कि ज्यादा हो जाए तो वहां से निकाल दे। अगर ज्यादा होगी जिस्म में हीट, तो बॉडी फिर स्वेटिंग के जरिए से उसे रिमूव करेगी। 56। तो थर्मोरेगुलेशन के लिए सबक्यूटेनियस फैटी लेयर भी इन्वॉल्व होती है, उसके जरिए इंसुलेशन है, बॉडी की हीट अंदर कंटेन कंटेन होती है। शिवरिंग थर्मोजेनेसिस ये टूल है कि इसके जरिए से हीट जनरेट हो रही है, लेकिन जो लंग्स के जरिए से लॉस है दैट इज नॉट कंट्रोलेबल। क्वेश्चन नंबर 56। एटीपी जनरेशन फॉर स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। शिवरिंग के अंदर स्केलेटल मसल इन्वॉल्व होते हैं, स्मूथ मसल नहीं। हम ये नहीं कह सकते कि शिवरिंग हो रही है तो हमारी इंटेस्टाइन भी शिवर कर रही है। तो ये स्केलेटल मसल्स हैं जो शिवरिंग में इन्वॉल्व हुआ करते हैं। तो इनको एनर्जी कहाँ से मिलेगी? ये एनर्जी मिलेगी सेलुलर रेस्पिरेशन से। 57। विच वन इज नॉट ए रिस्पॉन्स टू कोल्ड? ये कोल्ड को रिस्पॉन्स नहीं है। क्यूटेनियस वेजोडाइलेशन। क्यूटेनियस वेजोडाइलेशन उस वक्त होती है ताकि स्किन को ज्यादा ब्लड सप्लाई किया जाए, क्योंकि ब्लड में हीट ज्यादा है, स्किन को ज्यादा हीट पहुंचेगी, फिर वहां पर स्वेटिंग होगी, तो बॉडी की बाउंड्री से उस हीट को निकालना मुमकिन होगा। लेकिन अगर कोल्ड की कंडीशन है, तो कोल्ड में तो हीट के लॉस को रोकना है। उस वक्त स्किन को ब्लड सप्लाई जो होती है उसमें वेजो
कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ करती है। अच्छा, यहाँ पर जो डी ऑप्शन है चेंजिंग ऑफ क्लोथ, तो चेंजिंग ऑफ क्लोथ भी कोल्ड का रिस्पॉन्स है। अगर आज अचानक से कह लें कि बारिश इतनी हो जाए और तेज हवा चल पड़े, ठंडी हवा चले, तो हम गर्म कपड़े निकाल कर पहनना शुरू कर देंगे। और अभी गालिबन पिछले से पिछले साल कुछ ऐसा हुआ था कि शायद पिछले साल ही कि जून के दौरान इतनी ठंडक हुई थी कि बाकायदा गर्म कपड़े निकाल लिए गए थे घरों में सोने के लिए बाहर। तो कोल्ड के रिस्पांस में ये बिहेवियरल रिस्पांस है, रिस्पांस जरूर है, यहाँ पर रेस्ट्रिक्ट नहीं किया फिजियोलॉजिकल रिस्पांस को। 58 evidence of glomerular filtration in the kidney could be obtained by comparing the sizes of molecules present in Bowman's capsule with those in evidence of filtration। किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन हुई है कहाँ पर? ये फिल्ट्रेशन, और फिल्ट्रेशन अभी मैंने बात की थी कि फिल्ट्रेशन का मकसद ही सिलेक्शन है कि इसे जाने दो इसे रोक। जिसे जाने दो वो पोर साइज से छोटा होगा या उसके इक्वल होगा, और जो पोर से बड़ा होगा उसे ना जाने दिया जाएगा। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का सबूत हमें मिलेगा जब हम साइजेस ऑफ मॉलिक्यूल को कंपेयर करें। किससे? बोमैन कैप्सूल में जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट पैदा हुआ उसमें मौजूद मॉलिक्यूल को कंपेयर करेंगे वहां से जो फिल्ट्रेशन से पहले था। तो फिल्ट्रेशन से पहले है एफरेंट आर्टेरियल। एफरेंट आर्टेरियल में हम देखेंगे हमें प्रोटीन मिलेंगी, और फिल्टर होने के बाद बोमैन कैप्सूल में देखेंगे तो वहां पे प्रोटीन नहीं होगी। तो ये फिल्ट्रेशन का सबूत होगा। 59 A drug induced decreased mitochondrial activity in nephron will result। ड्रग इंड्यूस्ड यानी एक दवा के जरिए से हमने क्या किया? माइटोकॉन्ड्रिया की एक्टिविटी को रोक दिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं? एटीपी प्रोड्यूस करते हैं। अब नेफ्रॉन में एटीपी के कम होने का मतलब एनर्जी अवेलेबल नहीं है। तो एनर्जी के बिहाफ पे जो काम होता है वो होता है एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज। तो जब एटीपी अवेलेबल नहीं होगा तो ग्लूकोज रीअब्सॉर्ब नहीं होगा, और ग्लूकोज की मिकदार यूरिन में बढ़ जाएगी। ठीक है। जबकि अमोनिया, यूरिक एसिड और यूरिया इन्होंने तो जाना ही जाना है, इनको एक्टिवली रीअब्सॉर्ब नहीं किया जाता। द लास्ट क्वेश्चन, टेम्परेचर सेंसिटिव सेल्स इन स्किन एंड ब्रेन। वो सेल्स जो स्किन में भी हैं ब्रेन में भी हैं, टेम्परेचर सेंसिटिव है, मतलब टेम्परेचर को डिटेक्ट करते हैं रिसेप्टर्स। ये टेम्परेचर सेंसिटिव सेल जो स्किन और ब्रेन में है, ये क्या करते हैं? ये दरअसल सेंड करते हैं इंफॉर्मेशन टू थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी। ये डिसाइड नहीं करते कि किस इफेक्टर को स्टिमुलेट होना है। ये डिसीजन काम है थर्मोस्टेट यानी हाइपोथैलेमस का। डिटेक्ट द ड्रॉप इन बॉडी टेम्परेचर, ये बात दुरुस्त है, लेकिन सिर्फ ड्रॉप को तो डिटेक्ट नहीं करते, ये इंक्रीज को भी डिटेक्ट करते हैं। इसी तरह डी ऑप्शन शो इनवर्स इफेक्टर रिस्पॉन्स, तो इनवर्स इफेक्टर रिस्पॉन्स तो इफेक्टर ने देना है ना कि रिसेप्टर ने। तो दे सेंड इंफॉर्मेशन। तो जो नम्स की बुक है उसके आखिर में, सबसे आखिर में था जो थर्मोस्टैटिक या सॉरी थर्मोरेगुलेटरी रोल डिस्क्राइब हुआ है, तो वहाँ पे डायग्राम के अंदर भी ये बात हम देख सकते हैं। ये है थर्मोरेगुलेशन, मुख्तसर सा टॉपिक, बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल की ज़रूरत नहीं है। तो ये है डायग्राम फेडरल की बुक में। अब यहाँ पे देखें, ये ये है रिसेप्टर्स, कौन से? जो प्रेजेंट है इन स्किन एंड ब्रेन। ये क्या करेंगे? इनसे पैगाम एफरेंट पाथवे के जरिए से कहाँ जा रहा है? कंट्रोल सेंटर में। इंफॉर्मेशन सेंट अलोंग द एफरेंट पाथवे टू कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर का काम है कि वो डिसाइड करे क्या एक्शन लेंगे। तो ये थी आज की डिस्कशन होमोस्टैसिस के 60 क्वेश्चंस। उम्मीद है बात समझ गए होंगे, नहीं समझे तो रिवाइज करके आप इसको देख सकते हैं। फिर भी समझना है तो व्हाट्सएप पर आप रब्ता कर सकते हैं। जो प्रीवियस डिस्कशन थी वो भी इंशाल्लाह आपको अवेलेबल हो जाएगी कुछ देर तक। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।